नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जिंदगी। संध्या अपने चाचा चाची के साथ ही रहती थी, लेकिन वह भी एक हादसे में मारे गए थे और उनकी एक बेटी थी, उसका नाम था संध्या। जब से वह आई थी, मेरी भाभी और बहनें कोई भी काम नहीं करती थी, या यूँ समझ लें कि उन्होंने सारा काम का बोझ मेरे चाचा की बेटी संध्या के ऊपर ही डाल दिया था और मेरी भाभी और बहन बस सोती ही रहती थी और मेरी चाची की बेटी संध्या पूरा दिन घर का काम करती रहती थी। वह मिट्टी के बने चूल्हे पर छत पर घर के सभी लोगों का अकेली खाना बनाती थी और घर के लगभग सभी 20 लोगों का खाना बनाकर उसकी हालत खराब हो जाती थी, लेकिन किसी को उसके ऊपर दया नहीं आती थी। और जब मैं अपनी बहन और भाभीियों को बोला कि उसका काम में हाथ बटा दिया करो, तो वह हमें आगे से कहती थी, अरे हम कोई काम कैसे करें, संध्या तो हमें कोई भी काम करने ही नहीं देती है। हम तो उसे बोलते रहते हैं कि हमें भी कुछ करने दो, लेकिन वह है कि मानती ही नहीं है और कहती है मैं खुद ही सभी काम कर लूँगी और हमें कोई भी काम करने नहीं देती है। उनकी बातों को सुनकर संध्या की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन वह चुपचाप खड़ी रही और कुछ भी नहीं बोली। एक दिन संध्या की हालत ठीक नहीं थी। मैंने सोचा कि थोड़ी सी काम में सहायता करके उसकी सहायता कर दूंगा। जैसे ही मैं छत के ऊपर गया तो सामने का दृश्य देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे, क्योंकि हमारे चाचा चाची गांव में ही रहते थे और एक दिन मेरी माँ से मिलने के लिए शहर जा रहे थे। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वह जिस बस से आ रहे थे उस बस का एक्सीडेंट हो गया था और पता चला कि उस बस में जितने भी लोग सफ़र कर रहे थे वह सभी लोग अब इस दुनिया से जा चुके हैं। सभी लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और मेरे चाचा चाची भी इसी हादसे का शिकार हो गए थे। मेरी माँ और पापा गांव में ही रहा करते थे। मेरे चाचा की बस एक ही बेटी थी। मेरी माँ और पापा जी मेरे चाचा चाची का क्रियाक्रम करने के लिए गांव में गए हुए थे। गांव जाकर उन्होंने मेरे चाचा चाची का क्रियाक्रम किया और मेरे चाचा की बेटी संध्या अकेली रह गई थी। उसकी देखभाल करने के लिए भी कोई नहीं था, इसलिए जब मेरे माता पिता वापस आए तो वह मेरी चाची की बेटी संध्या को भी अपने साथ लेकर आ गए थे। मेरे चाचा की बेटी मुझे लगभग 2 साल ही बड़ी होगी। वह लगभग 20 साल की ही थी और मैं लगभग 18 साल का था। जब वह आई तो बहुत ही मायूस लग रही थी। उसके चेहरे पर मायूसी साफ साफ झलक रही थी, क्योंकि उसने अभी अभी अपने माता पिता को खोया था। उसने अपने हाथों में एक अपना छोटा सा बैग पकड़ा हुआ था और बस सिसकियाँ लेकर रोई जा रही थी और अब मेरी माँ के गले लगकर बस बार बार यही बात बोल रही थी, बड़ी मम्मी, मेरे मम्मी पापा मुझे इस दुनिया में अकेले छोड़कर क्यों चले गए हैं। अब मैं उसके बिना कैसे रहूँगी। मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। यह सब बोल बोल के वह बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि उसके सर से उसके माता पिता का साया हमेशा के लिए उठ चुका था। मेरी माँ उसे तसल्ली देने लगी और उसे बहुत ही प्यार से समझाया, चुप हो जाओ बेटी, अब हम ही तेरे माता पिता हैं, हम तेरे साथ हैं, तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। होने को आखिर कौन टाल सकता है। जो होना था हो गया, अब धीरज से काम लो। मेरी माँ ने उसे बहुत ही प्यार से समझाया। उसके बाद मेरी भाभी ने भी उसे बहुत ही प्यार से खाना खिलाया और उसे बहुत ही प्यार से एक चारपाई पर बैठा दिया गया। मेरी मम्मी और भाभी उसके पास बैठकर उसे प्यार से समझा रहे थे, लेकिन वह तो अपने मम्मी पापा के गम में इतनी निढाल हो चुकी थी कि खाने पीने को भी मना कर रही थी। उसे देख देख कर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, लेकिन आखिर मैं भी क्या कर सकता था, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है जानता तो वही है कि आखिर उसको कितना गम है। लेकिन मैं बस उसे कुछ हमदर्दी के शब्द ही बोल पाया था। मेरे 3 भाई और थे जो मुझसे बड़े थे, उनकी शादी हो चुकी थी और मेरी 2 बहनें भी थी। मेरी एक बहन की तो शादी हो गई थी
और एक अभी कुंवारी थी। हम उसके लिए भी लड़का ढूंढ रहे थे कि किसी अच्छे से खानदान से कोई लड़का मिले तो उसके भी हाथ पीले कर दें। और मैं अपने घर में सबसे छोटा था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। थोड़े दिन तक तो संध्या को घर के सभी लोग तसल्ली देते रहे और उसे समझाते रहे कि जो होना था हो गया है, अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए अब अपने मन को समझाओ और अपने काम पर ध्यान दो। फिर एक दिन मेरी भाभी उसे कहने लगी कि इस तरह से तो तुम इस समय परेशान ही रहोगी और रोती रहोगी, इसलिए तुम्हें अपने आप को घर के कामों में बिजी कर लेना होगा, जिससे तुम्हारा मन इधर उधर ना भटके और तुम अपने काम में लगी रहो। इसलिए मेरी तुम्हें यही सलाह है कि घर के कामों को करना शुरू कर दो। तुम्हें अपने आप को बिजी कर लेना चाहिए ताकि तुम्हारे मन को भी कुछ सुकून मिले। संध्या कहने लगी, हमारे गांव में कॉलेज भी थे और मैं पढ़ना भी चाहती थी, लेकिन किसी ने मेरी इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मैं गांव में ही रहती थी और गांव में रहने वाली एक साधारण सी लड़की थी। फिर मेरी भाभी बोली, अरे तुम्हें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, पढ़ लिख कर तुमने क्या करना है, घर के काम काज ही तो करने हैं, इसमें पढ़ाई लिखाई की क्या ज़रूरत है। इसलिए घर के कामों को करो और अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करो। उसके बाद मेरी माँ भी कहने लगी, मैं भी अपनी दोनों बेटियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाया है, बस 12वीं तक ही मेरी दोनों बेटी पढ़ी हुई हैं। और देखो तो मेरी एक बेटी की शादी भी हो चुकी है और दूसरी के लिए रिश्ते की तलाश की जा रही है। जैसे ही कोई अच्छा सा लड़का मिलेगा उसकी भी शादी कर दूंगी। फिर तुम्हें पढ़कर क्या करना है। और हाँ देख संध्या, हमारे घर में पढ़ाई लिखाई को कोई ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। लड़की को तो बस घर के काम काज अच्छे से आने चाहिए, पढ़ाई लिखाई से क्या होता है। अपनी बड़ी माँ की बात सुनकर संध्या चुप हो गई थी, लेकिन उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसे ही पढ़ाई करने का बहुत ज़्यादा शौक था। मैं आगे पढ़ना चाहती थी। फिर मैंने उसको समझाते हुए अपनी माँ को बोला कि संध्या को पढ़ने दो, अगर वह पढ़ना चाहती है तो इसमें कौन सी परेशानी वाली बात है। अगर उसके माता पिता जिंदा होते तो शायद वह अपने माता पिता से यह बात बोल पाती और क्या पता वह इसे आगे शिक्षा दिलवाते। इसलिए अब तो वह इस दुनिया में नहीं है और आप ही इसके माता पिता हो। आखिर यह पढ़ना चाहती है तो इसको पढ़ने दो। मेरी बातों को मेरी माँ मेरे ऊपर गुस्सा होने लगी और कहने लगी, तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है इसके साथ, तुम्हें इससे ज़्यादा हमदर्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लड़कियों को पढ़ लिख कर कौन सी नौकरी करनी होती है, कितना मर्जी पढ़ लो, आखिर बाद में करना तो घर का काम ही होता है। इसलिए बेकार में समय बर्बाद करने का क्या ही फायदा। तुम्हें इन बातों का नहीं पता, इसलिए तुम अपने काम से काम रखो। अपनी माँ की बात को सुनकर मैं चुपचाप खड़ा का खड़ा रह गया और उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। फिर संध्या घर के कामों को करने लगी और धीरे धीरे सारे काम उसी के पल्ले डाल दिए गए। अब तो बेचारी संध्या पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती थी। मेरी भाभी उसके ऊपर रोब झाड़ने लगी थी और उसे कभी कुछ करने को कहती तो कभी कुछ करने को कहती। कभी कहती आटे को अच्छी तरह से गूंथ देना और कभी खाने में तरह तरह की फरमाइश करती रहती थी और कभी कहती आज खाने में 2 सब्जियां और साथ में चावल भी बना लेना, क्योंकि हमारे बच्चों को ज़्यादा चावल खाने का शौक़ है। उसके बाद मेरी बहन भी कहने लगी, अब से चाय भी तुम ही बना दिया करो। सुबह शाम दोनों समय की चाय की जिम्मेदारी भी संध्या के ऊपर ही डाल दी गई थी, क्योंकि वह बहुत ही अच्छी चाय बनाती थी। धीरे धीरे गर्मी का मौसम भी शुरू हो चुका था और हमारे घर में चूल्हा मिट्टी का बना हुआ था, जो छत के ऊपर बनाया हुआ था। छत के ऊपर ही दोनों समय का खाना बनाया जाता था और संध्या उस मिट्टी के चूल्हे पर अकेली ही खाना बनाती थी। अब तो धीरे धीरे दोनों समय की रोटी की जिम्मेदारी भी संध्या के ऊपर ही डाल दी गई थी। संध्या खाने का सामान लेकर और आटा गूंथ कर छत के ऊपर चली जाती थी और लगभग 3-4 घंटे के बाद नीचे आती थी। और जब वह नीचे आती थी तो उसकी हालत हाल बेहाल सी रहती थी, क्योंकि गर्मी का मौसम शुरू होने की वजह से धूप भी ज़्यादा होने लगी थी।
नीचे आकर वह खाना लगा कर भी देती थी। सभी लोग खाना खाते और खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते थे। फिर उसके बाद बेचारी संध्या सबके झूठे बर्तनों को साफ करती थी और फिर सभी काम से फ्री होकर घर के बाकी के काम निपटा देती थी। इस तरह पूरा समय उसका घर के कामों में ही निकल जाता था और जब भी उसे कोई बैठे देखता तो कोई ना कोई फरमाइश शुरू हो जाती थी। अभी अभी वह बर्तन धोकर ही आई थी कि मेरे पापा की फरमाइश शुरू हो गई। अरे संध्या बेटा, एक कप चाय तो बना दो। यह संध्या पापा के लिए चाय बना कर देती थी। इसी तरह रात को भी उसे लगभग 1 बज जाता था। संध्या के लिए कोई कमरा भी नहीं था, वह बस आंगन में ही चारपाई पर लेटा करती थी। उसके लिए आंगन में ही एक चारपाई बिछी हुई थी। जब सभी लोग सो जाते फिर उसके सोने का नंबर आता था, लेकिन सबसे पहले उठ जाती थी। जब मैं सुबह को अपने कॉलेज के लिए निकलता तो संध्या ही मुझे नाश्ता बना कर देती थी। बाकी सब सो रहे होते थे। किसी को तो पता भी नहीं होता था कि हम किस समय उठते हैं और कब कॉलेज जाते हैं। एक दिन की बात है, संध्या मुझसे कहने लगी, तुम अपनी पुरानी किताबें मुझे दे देना। तो मैंने उससे पूछा, अरे तुम इन पुरानी किताबों का क्या करोगी? फिर वह कहने लगी, मैं इन किताबों को पढ़ूंगी। फिर मैंने उससे बोला, अरे तुम पढ़ोगी किस समय? तुम्हारे पास तो पढ़ने का समय ही नहीं होता है। फिर वह मुझसे कहने लगी, बस तुम मुझे अपनी पुरानी किताबें दे देना, पढ़ने का समय मैं अपने आप निकाल लूँगी। क्योंकि मुझे पता था मेरी भाभी उसे 1 मिनट के लिए भी फ्री नहीं छोड़ती थी। यहाँ तक कि अपने बच्चों के सारे काम भी संध्या के ऊपर ही डाल दिए थे और छोटे बच्चों का दूध वगैरह बनाना भी उसी के ऊपर सभी जिम्मेदारी थी। मुझे तो यह देखकर हैरत होती थी कि मेरी माँ भी उनको कुछ भी नहीं कहती थी, उन्हें एक बार भी रोकती टोकती नहीं थी कि तुम इसे इतने सारे काम क्यों बताते हो, और वह बेचारी करती जाती थी। एक बार क्या हुआ कि मेरी बहन को देखने के लिए मेहमान आए हुए थे और जब उन्होंने संध्या को देखा तो उन्होंने मेरी बहन को पसंद करने की बजाय संध्या को पसंद कर लिया और वह संध्या का हाथ मांगने लगे। उनकी बात सुनकर मेरी माँ को बहुत गुस्सा आया और मेरी माँ संध्या की तरफ देखकर बहुत बुरा भला बोल रही थी। मेरी माँ को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और मेरी बहन तो गुस्से से पागल ही हो गई थी और संध्या को पता नहीं क्या क्या बोलने लगी और मेरी माँ से कहने लगी, माँ मुझे पता है यह जानबूझकर उन मेहमानों के सामने आई है ताकि यह अपने हुस्न के जलवे मेहमानों को दिखा सके। यह नहीं चाहती थी कि मेरा रिश्ता हो, यह जानबूझकर ऐसा कर रही है। माँ मैं आपको बता देती हूँ, जब तक यह इस घर में है मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई पसंद करेगा और मेरा रिश्ता होगा। मैं वहीं बैठा था और अपनी पढ़ाई कर रहा था। फिर मैं कहने लगा, अरे क्या बोल रही हो, इसमें भला इसकी क्या गलती है? कुछ तो भगवान से डरो, क्यों इस बेचारी के ऊपर इल्ज़ाम लगाई जा रही हो? तुमने मेरे सामने ही तो इसको चाय लाने के लिए कहा था, तभी तो यह चाय लेकर आई है और गर्व है संध्या को पसंद करके चले गए तो तुम इस पर इल्ज़ाम लगा रही हो। इसमें तो तुम्हारी ही गलती है, इसकी नहीं। मेरा तो यह मानना है कि इस बेचारी को कुछ मत कहो। मेरी बातों को सुनकर मेरी बहन मेरे ऊपर भी बरस पड़ी। तुम तो चुप ही बैठ जाओ, तुम इसे बिल्कुल भी नहीं जानते हो, तुम्हें नहीं पता यह कितनी चालाक है। क्या तुमने इसे नहीं देखा कि यह कितना सज धज कर आँखों में काजल लगाकर उन लोगों के सामने आई थी? क्या ज़रूरत थी इसे इतना सजना संवरने की? कोई पुराना सा सूट नहीं पहन सकती थी क्या जो आज इसने नया सूट पहना है? फिर मैंने कहा, अरे तुम्हें नहीं पता कि जब कोई घर में मेहमान आता है तो अच्छे कपड़े सभी लोग पहनते हैं, घर के सभी लोग अच्छे से तैयार होते हैं। अगर सभी लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं तो यह क्यों नहीं पहन सकती? तुम तो हद ही कर रही हो। तुमने भाभीयों को नहीं देखा कि उन्होंने कितना मेकअप किया हुआ था और कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ पहनी हुई थी, और तुम भी तो खुद कितना तैयार हुई थी, जबकि इसने तो एक सिंपल सा सूट पहना था। अगर उन लोगों ने इसे एक सिंपल से सूट में पसंद कर लिया है तो इसमें इसकी क्या गलती है? अच्छा, तुम क्यों औरतों के मामले में बोल रहे हो? तुम्हें इस लड़की का पता नहीं है कि यह कितनी तेज तर्रार है।
फिर मेरी माँ भी कहने लगी, तुम तो चुप ही बैठ जाओ, तुम्हें बड़ा लाड़ प्यार आ रहा है इसके ऊपर। खैर, जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हो जाती मैं इसकी शादी नहीं करूँगी। कभी यह सोच रही होगी मेरी शादी हो जाएगी। माँ की बातों को सुनकर मेरे बड़े भाई भी कहने लगे, माँ क्या ज़रूरत है इसकी शादी करने की, कुछ साल इसे ऐसे ही रहने दो। पहले घर के कामकाज तो अच्छे से सीख ले, फिर बाद में देखते हैं कि शादी करनी है कि नहीं। उन्हीं दिनों मेरी बड़ी बहन भी प्रेग्नेंट हो गई थी। उसके ससुराल वालों ने भी उसे मायके भेज दिया था और मेरी बहन तो मेरे घर वालों से भी 2 कदम आगे निकली। वह तो बिस्तर से पैर भी नहीं नीचे उतारती थी। अगर उसे एक गिलास पानी पीना होता तो वह भी संध्या को ही आवाज़ लगाकर कहती थी और बोलती थी कि मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है। मेरी बहन के आने से संध्या का काम डबल हो गया था। पूरा दिन उसका घन चक्कर बना रहता था। कभी उसे कोई आवाज़ लगाता था तो कभी कोई आवाज़ देता था। कभी माँ कहती थी कि मेरे पैरों की तेल मालिश कर दो, कभी मेरी भाभी आवाज़ लगाती थी कि खाना बना दो और कभी बड़ी बहन कहती कि मेरा सर दबा दो, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और कभी मेरी भाभियाँ उसे आवाज़ लगाकर कहती कि अरे वो संध्या की बच्ची कहाँ मर गई है, तुम्हारे भाइयों के आने का समय हो गया है, अभी तक तुमने रोटी नहीं बनाई क्या, बड़ी ही लापरवाही होती जा रही हो। और उसे सुनाती ही रहती थी। एक बार की बात है, मैं सो रहा था कि अचानक से मुझे रात को जोर जोर से सिसकियों के रोने की आवाज़ आ रही थी। जब मैं उठकर देखा तो संध्या अपनी चारपाई पर नहीं थी। उसे चारपाई पर ना देखकर मैं परेशान हो गया था। जब मैं रोने की आवाज़ सुनता हुआ आगे बढ़ता गया तो मैंने देखा कि यह सिसकियों की आवाज़ हमारे स्टोर रूम से आ रही थी। संध्या स्टोर रूम में बैठी हुई रो रही थी। वह स्टोर रूम में बैठकर मोमबत्ती जलाकर अपने सामने एक किताब रखकर पढ़ भी रही थी और रो भी रही थी। मैंने कहा, तुम इस समय यहाँ क्या कर रही हो, यह तो सोने का समय है, तुम सोई क्यों नहीं। तो संध्या बोली, मैं तो सोने गई थी लेकिन आज मेरे पूरे बदन में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि मुझे नींद नहीं आ रही है और आंगन में सोया नहीं जा रहा है। फिर मैंने पूछा तो फिर किताब सामने रखकर क्यों बैठी हो। फिर संध्या कहने लगी, क्योंकि पूरा दिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए मैंने सोचा कि इस समय ही थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, लेकिन सर में दर्द है और बदन में भी मुझे तेज दर्द हो रहा है। वह बहुत उदास लग रही थी और थकी हुई सी लग रही थी। उसका चेहरा भी एकदम उतर गया था। मैं जब उसकी नब्ज पर हाथ रखा तो वह बुखार से तड़प रही थी। उसे बहुत तेज बुखार था। मैंने कहा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो गया है। संध्या कहने लगी, शायद इसी वजह से मेरे पूरे बदन में दर्द हो रहा है और मुझे सर्दी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। उसकी हालत पर मुझे बहुत तरस आ रहा था। उसे देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि बेचारी को पूछने वाला कोई नहीं था। अपनी तबीयत का हाल बताती बताती भी तो किसको। इसलिए मैंने फ्रिज खोला और फ्रिज में से एक दूध का गिलास निकाला और फिर उसे दूध को गर्म करके मैंने संध्या के पास ले आया और उसे पीने के लिए बोला। जब मैं उसे दूध पीने के लिए बोला तो वह मेरी तरफ बहुत ही गौर से देखने लगी और कहने लगी, अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं पीना है। अगर बड़ी माँ जी को पता लग गया तो वह मुझे बहुत ही डांट पड़ाएगी और पूछेगी कि दूध किसने पिया है, फिर मैं क्या जवाब दूंगी। फिर मैंने बोला कि मैं बोल दूंगा कि मैंने ही तुम्हें दूध गर्म करके दिया था और तुम्हें पीने के लिए बोला था क्योंकि तुम्हें इस समय इसकी ज़रूरत थी। मैंने उसे दूध के गिलास के साथ एक बुखार की दवा भी दे दी थी। दूध पीकर और दवा खाकर वह आराम से सो गई थी। सुबह को सभी लोग संध्या संध्या कहकर आवाज़ लगा रहे थे, लेकिन बुखार होने की वजह से वह सुबह को उठ नहीं पाई थी। मैं तो सुबह को तैयार होकर अपने कॉलेज के लिए निकल गया था और जब वापस आया तो उसे बर्तन धोते हुए देखा। उसे ठंडे पानी में काम करते हुए देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था क्योंकि बेचारी को रात को इतनी तेज बुखार था और शायद दिन में भी उसे बुखार था, लेकिन उसके बावजूद भी वह घर के कामों में लगी हुई थी। वह बर्तन धोते धोते अपने आंसुओं को बार बार साफ कर रही थी। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार था, तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए था। तो संध्या कहने लगी, क्या फ़र्क पड़ता है कि मुझे बुखार था, काम भी तो करना ज़रूरी है।
फिर इस काम को कौन करेगा? मैंने कहा, फर्क क्यों नहीं पड़ता है? हमारे घर में अगर कोई भी बीमार पड़ता है तो वह कोई भी काम नहीं करता है, तो फिर तुम क्यों कर रही हो? फिर मैंने उसको वहाँ से ज़बरदस्ती उठा दिया और उसके हाथों को पानी से धुलवा दिया और उसे चारपाई पर बैठा दिया। जब मेरी भाभी ने देखा कि मैंने उसे आराम करने के लिए बोल दिया है, तो भाभी मुझसे कहने लगी, अरे तुम इस बिस्तर पर क्यों लिटा रहे हो? तो मैंने भाभी को कहा, अरे भाभी, क्या आपको दिखाई नहीं देता कि यह कितनी तेज बुखार है, इसे आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद भाभी मुझसे कहने लगी, अरे तुम्हें तो बहुत ज़्यादा हमदर्दी हो रही है इससे। मैंने कहा, जब आपको इस बेचारी पर तरस नहीं आया तो मैंने कह दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, मुझे तो हमदर्दी करनी ही पड़ेगी। और भाभी, आप एक बात तो बताइए, जब आपको बुखार होता है या आपकी तबीयत खराब होती है तो आप भी तो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती हो, तो फिर औरों को भी तो आराम करने की ज़रूरत होती है। मेरी बात को सुनकर मेरी भाभी मेरे ऊपर चिल्लाने लगी और कहने लगी, आजकल तुम्हारी ज़बान कुछ ज़्यादा ही चलने लगी है, और वह भी इसके लिए। तो मैंने कहा, जी हाँ। खैर कुछ देर बाद ही मेरी बड़ी बहन फिर से संध्या को आवाज़ लगाने लगी और बोली, अरे वो संध्या की बच्ची कहाँ मर गई है? क्या तुम बहरी हो गई हो जो तुम्हें सुनाई भी नहीं दे रहा है? मैं तुम्हें कब से आवाज़ लगा रही हूँ, क्या तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देती क्या? मुझे जल्दी से जल्दी कुछ नाश्ता बना कर दे दो, तो मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। अपनी बहन की आवाज़ को सुनकर मैं उसके पास गया और उसे कहने लगा, आपको आखिर कौन सी बीमारी लग गई है जो आप अपने बिस्तर से उठ नहीं सकती हो, अपने लिए नाश्ता भी नहीं बना सकती हो? मेरी बहन अपने पति से फ़ोन पर बातें कर रही थी। फ़ोन पर बातें करते करते मुझसे कहने लगी, तुम्हें नहीं पता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? मैंने कहा, प्रेग्नेंट होना कोई बीमारी तो नहीं होती है, पता नहीं कितनी औरतें प्रेग्नेंट होती हैं, तो क्या वह अपने कामों को नहीं करती हैं? और शादी के बाद तो अधिकतर औरतें प्रेग्नेंट ही होती हैं। क्या वह सभी औरतें घर के सभी कामकाज को छोड़कर बिस्तर पर बैठ जाती हैं? मेरा इतना कहने पर मेरी बहन मेरे ऊपर ही भड़कने लगी और कहने लगी, आजकल तुम्हारी ज़बान ज़्यादा ही चलने लगी है, अब जाओ यहाँ से और जल्दी से संध्या को जाकर बोल दो कि मुझे नाश्ता चाहिए, जल्दी से मेरे लिए बना कर ले आए। फिर मैं भी अपनी बहन को बोल दिया, वह तुम्हारी नौकरानी नहीं है, आज संध्या को बहुत तेज बुखार है, आज वह तुम्हारे लिए नाश्ता नहीं बना पाएगी। क्या तुम लोगों को जरा भी एहसास है उस लड़की का कितना बुरा हाल है? इतने में मेरी माँ भी आवाज़ सुनकर आ गई और कहने लगी, अरे बेटा, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है उसका। तुम्हें पता है, मैंने उसको बहुत सुबह बुखार की दवाई दे दी थी जिससे उसका बुखार भी उतर गया है। तुम उसे नहीं जानते हो, वह काम ना करने के बहाने ढूंढती है और बुखार का बहाना बनाकर लेटी रहती है, और तुम उसे कुछ ज़्यादा हमदर्दी मत दिखाओ, समझे ना तुम? मेरी माँ उल्टा मुझे ही डांटने लगी। मेरी बहन माँ से कहने लगी, अरे माँ, इसको जरा संभाल कर रखो, क्योंकि आजकल यह उसके साथ कुछ ज़्यादा ही हमदर्दी हो रही है। संध्या बहुत चालाक लड़की है, कहीं ऐसा ना हो कि वह इसे अपनी अदाओं में फंसा ले। मैंने कहा, अरे कुछ तो सोच समझ कर बात किया करो, मैं इस घर में सबसे छोटा हूँ, इसलिए मेरे घर में मेरी किसी भी बात की कोई भी अहमियत नहीं थी। घर के सभी कामों को संध्या बुखार में ही करती रहती थी, यहाँ तक कि चूल्हे पर खाना बनाने के लिए जब वह ऊपर गई तो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, उसकी आंखों में बार बार पानी आ रहा था, शायद कुछ सोच कर रो रही थी, शायद अपने माता पिता को याद करके, या फिर अपनी बदकिस्मती पर रो रही थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी। शायद उसके माँ बाप जिंदा होते तो उसकी ज़िंदगी शायद ऐसी ना होती और वह भी अपने माता पिता की लाडली होती और उसकी ज़िंदगी इतनी जहन्नुम ना होती, क्योंकि उसके माता पिता उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उसे बहुत ही लाड़ प्यार से पाल पोस रहे थे। लेकिन उसके माता पिता के चले जाने के बाद उसकी ज़िंदगी बिखर गई थी, उसे कोई लाड़ प्यार करने वाला भी नहीं था। शायद अपने माता पिता के लाड़ प्यार को याद करके ही रो रही थी। वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। मुझे वह दिन याद आने लगा कि चाची चाचा संध्या के कितने नखरे उठाते थे। मैंने एक गहरी ठंडी आह भरकर सांस ली।
फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही छत पर जाकर उसकी काम में मदद करूं, क्योंकि किसी और को तो उसके ऊपर जरा भी तरस नहीं आता था। यह सोचकर जब मैं छत के ऊपर गया तो सामने का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि वह खाना बनाते बनाते चूल्हे के पास ही बेहोश होकर पड़ी थी। उसे कुछ भी सुध बुध नहीं थी। मैं दौड़कर उसके पास गया और देखा कि तवे पर रोटी भी जल रही है। मैंने उसे संध्या कहकर उठाने लगा, लेकिन वह बेहोश पड़ी हुई थी। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वह सुध बुध खो चुकी थी। फिर मैंने उसे होश में लाने के लिए उसके मुंह पर पानी के छींटा मारे, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था और उसे होश में भी नहीं आ रहा था। फिर उसे हम बड़ी मुश्किल से नीचे उठाकर ले आए और चारपाई पर लेटा दिया। वह बुखार से तड़प रही थी और कांप भी रही थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और बेहोशी की हालत में वह बार बार अपनी माँ को पुकार रही थी। तो कभी अपने पिताजी को पुकारने लगती थी कि आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए हो, मुझे भी अपने साथ ही ले चलते। उसकी ऐसी हालत देखकर मुझे उसके ऊपर बहुत तरस आ रहा था, लेकिन मेरे घर वाले इतने पत्थर दिल थे कि उसकी ऐसी हालत देखकर भी उसके ऊपर तरस नहीं आ रहा था। माँ ने सुबह होते ही उससे कहा कि तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। सुबह को माँ उसे डॉक्टर के पास लेकर चली गई। थोड़े दिन दवाई खाने के बाद उसका बुखार तो सही हो गया था, लेकिन फिर से उसके ऊपर वही सब जिम्मेदारियाँ डाल दी गई थी। फिर से वही भाग दौड़ शुरू हो चुकी थी। धीरे धीरे समय ऐसे ही गुजर रहा था। जब भी कोई उसकी छोटी बहन को देखने आता तो वह संध्या का हाथ मांगने लगते थे। बड़े बड़े जगहों से उसके रिश्ते आ गए थे, लेकिन मेरी माँ ने तो जिद पकड़ी हुई थी कि वह सबसे पहले अपनी बेटी की शादी करेंगी, उसके बाद ही उसके बारे में कुछ सोचेंगी। खैर, थोड़े समय के बाद मेरी बहन का रिश्ता भी हो गया था और शादी का समय भी फिक्स कर दिया गया था। बहन का रिश्ता होने से मेरी माँ अब तो बहुत खुश थी और शादी की तैयारी में जुट गई थी। शादी की सभी तैयारियां संध्या ने ही की थी। उसके सभी कपड़े लत्ते भी उसी ने तैयार किए थे। मुझे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था। अब तो उसकी आंखों के नीचे काले निशान भी पड़ने लगे थे। धीरे धीरे उसकी रंगत भी पीली पड़ने लगी थी। पता नहीं उसके साथ यह सब कब तक होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं यह सब कुछ चाहना चाहते हुए भी बर्दाश्त कर रहा था। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं उसके लिए कुछ अलग महसूस करने लगा। मुझे वह अच्छी लगने लगी। मेरे दिल में उसके लिए प्यार उमड़ने लगा और यह हमदर्दी कब प्यार में बदल गई, मुझे पता भी नहीं चला। फिर तो मैं इस बात का इंतज़ार करने लगा कि मेरी जल्दी से नौकरी लग जाए और उसके बाद फिर मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं और अपने पापा से इस बारे में बात करूं कि वह मेरी शादी संध्या से करवा दे। जैसे ही मेरी पढ़ाई का सिलसिला ख़त्म हो गया, मेरी नौकरी भी लग गई थी। हमारे घर से शहर में थोड़ी ही दूरी पर मेरा ऑफिस था, इसलिए मैं सुबह को अपने घर से ही निकल जाता था और शाम को जल्दी घर आ जाता था। एक बार की बात है, जब मैं घर पर आया तो मेरी माँ ने मिठाई मेरे मुंह में डाल दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह मिठाई किस खुशी में है। जब मैं अपनी माँ से पूछा कि यह सब क्या है और यह मिठाई मुझे किस खुशी में खिलाई जा रही है, तो मेरी माँ ने बताया कि संध्या का रिश्ता पक्का हो गया है। इतना सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई थी और यह सुनकर वह मिठाई मुझे जहर लगने लगी और मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे ऊपर किसी ने पहाड़ तोड़ दिया है। मैं बड़ी ही हैरानी से अपनी माँ की तरफ देखने लगा, लेकिन चुप हो गया। लेकिन हैरानी मुझे तब हुई जब मेरी माँ ने मुझे उसके बारे में बताया, तो मुझे पता चला कि जिसके साथ उसकी शादी पक्की की है वह 50 साल का बुढ़ा है। उसकी पत्नी मर चुकी थी, उसके बच्चे भी शादीशुदा थे और उस बुढ़े को संभालने वाला कोई नहीं था। इसलिए मेरी माँ ने संध्या का रिश्ता उसके साथ पक्का कर दिया था। मुझे यह सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन मेरी माँ इस रिश्ते से बहुत खुश थी, क्योंकि उसे तो संध्या की खुशी से कोई लेना देना ही नहीं था। फिर चाहे उसकी शादी किसी 25 साल के लड़के से हो या फिर 50 साल के बुढ़े से, उसे क्या फ़र्क पड़ता है। उसी दिन स्टोर रूम में संध्या रो रही थी। मैं भी बहुत परेशान हो गया था।
फिर मैं स्टोर रूम में जाकर देखा तो वह मुझे देखकर और भी ज़्यादा रोने लगी और मुझे कहने लगी, साहिल मुझे यह शादी नहीं करनी है, मैं उससे शादी करना नहीं चाहती हूँ। फिर मैंने उसे कहा, तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करता हूँ, मैं सुबह को घर वालों से बात करूँगा। वह कहने लगी कि किसी तरह से भी यह मेरी शादी रुकवा दो, मुझे इस शादी को बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने उसे किसी तरह से शांत किया और उसे समझाया कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। सुबह को मैंने अपनी माँ से इस बारे में बात की तो मेरी माँ मुझे ही डांटने लगी और कहने लगी, तुम हमारे घर के मामलों में ही ना बोलो तो अच्छा है, तुम्हें नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है, आखिर क्या खराबी है इस रिश्ते में। फिर मैंने कहा, माँ आखिर क्या कमी है संध्या में और कौन सी बुराई है उसमें जो आप उसकी शादी एक 50 साल के बूढ़े से करवाने जा रही हो। आपको जरा भी शर्म नहीं आई उसका रिश्ता एक बूढ़े से करवाते हुए। माँ बोली, अरे बेटा, अनाथ बच्चों के रिश्ते ऐसे ही होते हैं और उसके लिए यह बहुत ही अच्छी बात है कि उसी बूढ़े को भी कोई ऐतराज़ नहीं है। उसने कोई भी सवाल जवाब नहीं पूछा और फिर उसने ना ही कोई दहेज की मांग की है। भला हो उस इंसान का और भला हो, फिर हमें क्या चाहिए। अगर कोई दहेज मांगता हम कहाँ से दहेज देते। फिर मैंने कहा, अगर आप अपनी दोनों बेटियों को दहेज दे सकती हो तो फिर संध्या को क्यों नहीं। मेरी माँ कहने लगी, तुम्हें क्यों इतनी हमदर्दी हो रही है उस लड़की से, अपनी बहनों की तुलना उससे कर रहे हो। तुम्हारी बहन अनाथ नहीं है लेकिन वह एक अनाथ लड़की है। तुम्हारी बहनों के माता पिता जिंदा हैं इसलिए उन्हें दहेज दिया गया है और उनकी शादी को बहुत ही धूमधाम से किया गया है। फिर मैंने कहा, अच्छा ठीक है माँ, तो फिर मुझे यह बताइए कि संध्या के हिस्से की ज़मीन किसके पास है। जब मैंने ऐसा बोला तो मेरी माँ मेरी तरफ देखने लगी। फिर मैंने कहा, ज़रूर वह पापा या आपके पास ही होगी, तो फिर आप उस ज़मीन को बेचकर उसका रिश्ता एक अच्छी जगह क्यों नहीं कर सकती थी। उन पैसों से उसके दहेज का इंतजाम भी हो जाता, आखिर उसके माता पिता की ज़मीन उसकी ही तो बनती है। मेरी बात को सुनकर मेरी माँ बोली, उस ज़मीन को तो हमने पहले ही बेच लिया था और वह पैसे अपने पास रख लिए थे। और भी किस बात की ज़मीन, इतने सालों से हम उसे पाल भी तो रहे हैं, मुफ्त में खा भी तो रही है और उसे छत भी तो दी है, रहने के लिए सुकून की ज़िंदगी गुजार रही है, तो फिर क्या इसमें खर्च नहीं हो रहा है। मुझे अपनी माँ की ऐसी सोच पर शर्म आने लगी। मैं सोचने लगा, कितनी घटिया सोच है माँ की। मुझे अफसोस होने लगा कि मेरी माँ कैसी है। फिर मैंने कहा, अरे माँ, जिन 2 रोटी की बात कर रही हो, उन 2 रोटियों को खाने के लिए वह रात दिन मेहनत करती है, तब जाकर उसे रोटी खाने को मिलती है। वह कितना अफसोस, माँ कितनी अफसोस की बात है, कैसी सोच है आपकी। फिर मैंने कहा, अगर आपको संध्या को दहेज देने की परेशानी है तो आप मेरी शादी उसके साथ कर दीजिए, फिर आपको दहेज भी नहीं देना पड़ेगा। मेरी यह बात सुनकर मेरी माँ मेरे ऊपर बरस पड़ी और कहने लगी, मैं क्यों करूँ तुम्हारी शादी उसके साथ। फिर मैंने कहा, ठीक है, अगर आप अपनी मर्जी से मेरी शादी नहीं करेंगी फिर मैं ज़बरदस्ती उसके साथ शादी कर लूँगा। मैंने इस बात को अपने पापा को भी बता दिया था। मेरे पापा को इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं था। मेरी भाभीयों ने भी मेरी माँ को इस बात के लिए राजी कर लिया था कि अच्छा ही है जो संध्या इस घर में रहे, क्योंकि वह तो सोच रही थी कि उन्हें फ्री में नौकरानी मिल रही है और सारी उम्र हमारी नौकरी करेगी। लेकिन मेरा असली इरादा क्या था यह तो उन्हें पता ही नहीं था। मेरे पापा ने जब मेरा रिश्ता संध्या के साथ कर दिया था तो वह मुझे बड़ी हैरानी से देख रही थी। रिश्ते की बात होते ही वह मुझसे दूर दूर रहने लगी थी। अब तो मुझसे बातें भी नहीं करती थी, बल्कि मुझे देखते ही इधर उधर चली जाती थी या फिर स्टोर रूम में चली जाती थी। थोड़े दिनों के बाद मेरे पापा ने मेरी शादी उसके साथ कर दी। शादी के कुछ दिन बाद ही मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी भी मिल गई थी। शादी वाले दिन संध्या बहुत ही नर्वस लग रही थी और मुझसे कहने लगी, आपने मुझसे शादी क्यों की, जबकि मैं तो आपसे 2 साल बड़ी थी और आप मुझसे छोटे हैं। तो मैं कहने लगा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमारी शादी तो हो ही सकती थी ना। फिर संध्या कहने लगी, मुझे पता है तुमने मेरे ऊपर तरस खाकर मुझसे शादी की है और इतना बड़ा कदम उठाया है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है
और भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? तुम इतनी सुंदर हो और संस्कारी हो और सीधी सादी हो और बहुत ही अच्छी भी हो। मैं खुद को बहुत ही खुश नसीब समझता हूँ कि मेरे पापा ने मेरी शादी तुम्हारे साथ कर दी है और मेरी बात रख ली है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर बड़े पापा इस शादी के लिए ना मानते तो फिर तुम क्या करते? मैंने कहा, उन्हें और ज़्यादा मनाने की कोशिश करता और अगर फिर भी ना मानते तो मैं तुम्हारे हाथ पकड़कर तुम्हें कोर्ट में ले जाता और कोर्ट में ले जाकर कोर्ट मैरिज कर लेता और आखिरकार तुमसे शादी ही कर लेता। फिर तो सबको मानना ही पड़ता। मेरी बात को सुनकर पहली बार मैंने उसे हंसते हुए देखा था और वह हंसती हुई इतनी प्यारी लग रही थी कि पूछो ही मत। पहली बार उसके चेहरे पर इतनी प्यारी सी मुस्कुराहट देखी थी। फिर वह मुझसे कहने लगी, अच्छा, क्या सच में तुम मुझसे इतना प्यार करते हो जो तुम इतना बड़ा कदम उठा देते? मैंने कहा, हाँ, मैं तुमसे इतना ही प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। फिर संध्या कहने लगी, लेकिन मेरी ज़िंदगी तो वैसी की वैसी ही रह जाएगी जैसे पहले थी। तुम्हें पता है भाभियाँ क्या कह रही थी? अब तो संध्या हमारे घर में हमेशा के लिए रहेगी, सारी ज़िंदगी हमारी ही नौकरानी बनकर काम करेगी। साहिल तो शहर में रहेगा और वह यहाँ रहकर हमारी खिदमत करती रहेगी। अरे, जो कोई जो कहता है कहने दो, मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। शादी के थोड़े दिन बाद तक तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। फिर थोड़े दिन बाद मैं अपने पापा को कहा कि जहाँ मेरी नौकरी लगी है वहाँ से रोज़ रोज़ आना जाना बहुत मुश्किल होता है। फिर मेरी माँ कहने लगी, हाँ तो कोई बात नहीं है, तुम एक हफ्ते में एक बार चक्कर लगा दिया करो। फिर मैंने कहा, नहीं माँ, एक बार आना मुश्किल है, 1 महीने से पहले तो आना नामुमकिन है। फिर मेरी माँ कहने लगी, चलो ठीक है, तुम्हें नौकरी तो करनी ही है, जैसा तुम्हें सही लगे। फिर मैंने कहा, मैं अपने साथ अपनी पत्नी को लेकर जाना चाहता हूँ। जब मैंने ऐसा बोला तो मेरी माँ क्या सारे घर वालों को मेरे ऊपर ऐतराज़ होने लगा। फिर तो किसी ने मेरी एक भी नहीं सुनी, लेकिन मैं अपनी पत्नी को अपने साथ ज़बरदस्ती लेकर चला गया। वह मेरे साथ बहुत खुश थी। हमारा वहाँ एक छोटा सा घर था जिसे संध्या ने बहुत ही अच्छे तरीके से सजा दिया था। संध्या एक दिन साहिल से कहने लगी, साहिल, तुमने मेरी ज़िंदगी को जन्नत बना दिया है। वह मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार भी करती थी। मुझे लगता है कि अगर किसी के साथ ऐसा कुछ होता है तो हर एक इंसान को अपनी पत्नी के लिए ऐसा कदम उठा लेने में कोई परेशानी नहीं है। इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। आखिर सबका मन करता है हंसने मुस्कुराने का और एक अच्छी ज़िंदगी जीने का। भगवान ने सभी को एक अच्छी ज़िंदगी जीने का अधिकार दिया है, तो फिर हम क्यों किसी की हंसी को छीन लें? हंसना मुस्कुराना सबका अधिकार है और अगर हम किसी के हंसने की वजह बन सकते हैं तो ज़रूर बनना चाहिए, क्योंकि इससे किसी की ज़िंदगी संवर जाती है और उसे जीने की एक राह मिलती है। जो इंसान दूसरे को खुशी देना जानता है, भगवान उसकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ भर देता है। यह एकदम सही बात है। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। तो दोस्तों, इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।